भाषा संस्थान के इस मंच से आप सभी का स्वागत और अभिवादन। संधियों का क्रम चल रहा था, मैं अब उपस्थित हूं विसर्ग संधि को लेके। देखिए, विसर्ग संधि में बड़ा घपला हो रखा है। विसर्ग संधि, हिंदी का विसर्ग संधि का सत्यानाश कर रखा है मेरे विद्वानों ने। मेरे तो अभी मैं बात करूंगा और मैं चाहूंगा ये वीडियो विद्वान देखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सत्यानाश कर रखा है। और ये सत्यानाश कहां से शुरू हुआ पता है ना? छोटी मुंह बड़ी बात होगी। कामता प्रसाद गुरुजी ने गड़बड़ किया, किशोरदास वाजपेयी साहब ने गड़बड़ किया, संस्कृत के दोनों विद्वान थे। इसके उपरांत भी इन्होंने गड़बड़ किया। मैं तो यही कहूंगा, गड़बड़ नहीं कहना चाहिए, बड़े पूज्य लोग थे, हमारे लिए आदरणीय हैं। क्योंकि मैंने जो भी संस्कृत हिंदी व्याकरण सीखा है ना, वो कामता प्रसाद गुरु और किशोरदास वाजपेयी से सीखा है। वो हमारे मानसिक गुरु रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन उनसे त्रुटि हुई है। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा रही है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो मैं कात्यायन पतंजलि तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, वो जो हिंदी के जो पाणिनि थे, स्वनामधन्य कामता प्रसाद गुरु जी, उनसे एक चूक हो गई। चूक ये हुई कि उन्होंने विसर्ग संधि में सरलता के नाम से गड़बड़ कर दिया। तो चलिए देखेंगे कैसे गड़बड़ हुआ है। मैं हिंदी व्याकरण के, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ हिंदी के विद्वानों ने, ऐसा होता है ना, जब आप कुछ खाते हो ना तो गले में दर्द होता है। तो गले में दर्द होता है तो आपको लगता है कि यार गले में दर्द हो रहा है, काश डॉक्टर बता देता दर्द होता क्यों है। तो कई हिंदी विद्वानों को जब वो विसर्ग संधि में आते हैं तो उनको दर्द होता है, उनको टीस लगती है, उनके समझ में नहीं आता है हो कैसे रहा है। तो वो दर्द आज दीपक कुमार दूर कर देगा, ये ध्यान रखना आप। आज जो दर्द हुआ करता था, विसर्ग संधि के मामले में दर्द होता था हिंदी विद्वानों को, वो दर्द आज दूर होने वाला है। विसर्ग संधि का प्रकरण में आरंभ करने जा रहा हूं। इसमें देखो आप, अच्छा, विद्वानों का दर्द तो दूर होगा ही होगा, जो हमारे सामान्य बच्चे बेचारे भोले भाले पहली बार हिंदी सीख रहे हैं। मैंने तो देखा हमारे अधिकतर बच्चे, हाई फाई बच्चे आते हैं जिन्होंने विज्ञान की बहुत सारी विधाओं में पारंगत जो हो चुके हैं। कोई बीटेक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इस तरह से अपने अपने विषय का धुरंधर है, पारंगत है, अलग अलग विषयों के अध्यापक हैं, वो आते हैं हमारे पास पढ़ने। तो उन्हें जब हम पढ़ाते हैं तब उनसे काफी प्रेरणा मिलती है। तो वो अभी पहली बार सीख रहे होते हैं, उनको बहुत लाभ होने वाला है अभी। और तीसरी बात ये है कि ये जो हमारे हिंदी के कचरा लेके जो बच्चे आते हैं, जो कहीं न कहीं अप्रामाणिक व्यक्ति से पढ़े हुए हैं, उनके कचरे को भी हम दूर करने के लिए इस प्रकल्प का आरंभ करने जा रहे हैं। विसर्ग संधि बड़ा ही रोचक है, आप देखेंगे कैसे कैसे कहां गड़बड़ी है। आइए, इस विसर्ग संधि में मैं बगल में एक तरफ से विद्वानों की जो असमंजस की स्थिति वो दूर करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो ध्येय होगा वो ये होगा कि कोई भी सामान्य बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा इस विसर्ग संधि को समझ जाए, ये हमारा ध्येय होगा। और बगल में चुपके से मैं वार भी कर दूंगा, चुपके से सूत्र बता दूंगा, जिसकी वजह से जो 50 साल से दर्द हो रहा था जिनको विसर्ग संधि में, वो दर्द भी दूर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास आज हिंदी का 16वां ये पाठ लेने जा रहे हैं हम, और हमारा जो ये विसर्ग संधि है वो इस तरह से आपके समक्ष है। विसर्ग संधि में क्या होता है? ये विसर्ग होता है, इसको विसर्ग कहते हैं। आप सबको पता है, अ के बाद, स्वर के बाद, ये जो अ के बाद जो 2 बिंदी आती है, इसको विसर्ग कहते हैं, है ना। ये केवल जो 2 बिंदी है, इसको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये विसर्ग है। ये विसर्ग जो है कई बार र बन जाता है, ये विसर्ग कई बार स बन जाता है, ये विसर्ग कई बार षटकोण का श बनता है। यही विसर्ग आपका शंकर जी वाला श यानी तालव्य श बनता है। ये विसर्ग शून्य बन जाता है, लुप्त हो जाता है। और ये विसर्ग आपका ओ बन जाता है। ये विसर्ग आपका पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर देता है। तो कितने काम हो गए? 7 काम
व्याकरण में तो अष्ट विकृति का है विसर्ग का, व्याकरण में अष्ट विकृति का ही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो मैं बता ही देता हूं। यहाँ पे ये जो उपधमानीय क ख इति कखाभ्याम और पफ इति पफाभ्याम, तो आनंद आएगा। मैं बिल्कुल इसीलिए बेसिक से लेता हूं। मैं असल में जब आपके पास कईयों को लगेगा मैं क्या कौन सी भाषा पढ़ा रहा हूं, तो देखिए इसे कहते हैं उपधमानीय और इसे कहते हैं जिह्वामूलीय। संस्कृत में ये कुछ नहीं है, ये दो विसर्ग है। देखिए ये विसर्ग है और ये देखिए ये विसर्ग है। इस विसर्ग को हम आधा करेंगे ना, तो आधा करेंगे तो ऐसा होगा। ये देखो टेक्नोलॉजी कितना हेल्प करती है हमारा। ये आधे विसर्ग को हम कहते हैं उपधमानीय। क्या कहते हैं? उपधमानीय। उपधमानीय, और इसको कहते हैं हम जिह्वामूलीय। मैं हिंदी के विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा इसके चक्कर में ना पड़े, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि हिंदी में जो संधि है, विसर्ग संधि, वो कितना गंभीर है। हिंदी की संधि में विसर्ग की 8 विकृतियां होती हैं। 8वीं विकृति जो मैंने यहाँ लिखी है वो ये है, यानी इस तरह आधा विसर्ग क ख से पहले को जिह्वामूलीय कहते हैं, प फ से पहले को यानी ये भी इसकी विकृति है। और संयोग से ये विकृति हिंदी में नहीं है। हिंदी में हिंदी वाले बच्चों को ये वाली विकृति नहीं पढ़नी है। पर हमारे श्रोता जो होते हैं ना, बड़े जिज्ञासु श्रोता होते हैं हमारे बहुत दूर दूर तक के लोग, बहुत प्रबुद्ध लोग भी सूक्ष्मता से चीजों को जानना चाहते, उसको कौन बताएगा। हमारे एक बैंक के रिटायर्ड मैनेजर साहब हैं, वो इतनी रुचि से हिंदी की साधना कर रहे हैं। वो जब इस बात को सुनेंगे वो कहेंगे वाह 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 वाह। हमारी एक जर्मनी की शिष्या है, वो जब हमारे वीडियो को देखती है तो कहती वाह वाह क्या नई बात बताई आपने। तो कई लोग जो वास्तव में तथ्य का अन्वेषण करना चाहते हैं कि वाह विसर्ग के साथ 8 विकृतियां होती हैं, तो 7 विकृतियां तो ये रही। यानी विसर्ग को आप र करते हो, विसर्ग को आप सपेरा का स करते हो, विसर्ग को आप षटगुण का स करते हो, विसर्ग को आप शल्यम का श करते हो, विसर्ग को आप शून्य करते हो, विसर्ग को आप ओ करते हो, विसर्ग को आप पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ करते हो। ये 7 बातें अभी हम करके बताएंगे और आप धन्य धन्य हो जाओगे कि यार आनंद आ गया साहब, हमने पहली बार विसर्ग संधि को आत्मसात किया। एक घोचा मार के इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके खेचतान करके चीजों को बना देना, ऐसे संस्कृत वाले नहीं होते थे। और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति ऐसी है भी नहीं। हमारी संस्कृति प्रकृति पर आधारित है। सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर हमारे व्रत होते हैं। ऐसी हमारी तमाम जो मानवीय उच्चारण पद्धति है, उन सब का प्रयोग करके व्यवहारगत बातों को लेकर हमारी भाषा बनाई गई है, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में बड़ी गहराई है, लोग समझ नहीं पाते, उनकी गलती है, हमारी कमी हम हिंदी नहीं समझ पाते हैं। हिंदी को समझी जाए, पढ़ी जाए ना, तो हिंदी तो विश्व की भाषा बनने की क्षमता रखती है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये 8 विकृतियां होती हैं, लेकिन 7 विकृतियां हिंदी में है। और ये जो विकृति मैंने बताई ये संस्कृत में होती है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हम 7 विकृतियों को ले रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्यारे सुन लो, जिनके यहाँ संधि है ना, संधि में प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए विसर्ग की कितनी विकृतियां हो सकती हैं? 5, 6, 7, 8। हिंदी भाषा जोड़ दे तो हिंदी भाषा में साहब विसर्ग की 7 विकृतियां संभव है। आपसे प्रश्न बना दे 6, 7, 8, 9, तो किस पे टिक लगाओगे आप? 7 पे टिक लगाओ, क्योंकि द्वीपक कुमार जी ने, भाषा संस्थान वाले ने बता रखा है कि विसर्ग की 7 विकृतियां हैं, ऐसी हो सकती है। 7 विकृतियों को हम समझेंगे, जानेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम पहली विकृति पे काम करते हैं। बड़ा सरल है, खास बात यह है सरल बहुत है। ये इतनी सारी आपको लगेगा कितनी गुत्थी है, कुछ भी नहीं है। कल ये शब्द ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह का बिल्कुल लॉजिकल तार्किक ढंग से इन चीजों को मैं आपको बताऊंगा। गौर से देखिए, हमारा
पहला नियम, ये देखिए पहला नियम आ गया आपके सामने। हमने सारे नियमों को लिख रखा है यहाँ पे। पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या कह रहा है, मैं इसको भाषा में बोलता हूं, ये संकेतों में लिखा हुआ भाषा में बोलता हूं मैं। र अक्षर को, रेफ को, र को विसर्ग हो जाता है यदि दाईं ओर क ख प फ स स स और शून्य हो तो, यानी कुछ भी ना हो तो, ये सब स्थिति हो दाईं ओर, तो र को विसर्ग हो जाएगा। ये यही का नियम नहीं है, ये पूरे हिंदी वांग्मय का नियम है। अब देखो, अब जैसे मैं आपको दूं, ये देखो मैं शब्द दे रहा हूं, आपसे बोलूं कि भाई बताओ कौन सा शब्द शुद्ध है। आप देख रहे हो, ये जो अंतर संबंध, पुनर्साध्य, मनोकामना वगैरह जो शब्द है ना, ये सारे के सारे शब्द गलत हैं। ये सारे शब्द गलत हैं। कैसे गलत है इसको भी हम समझेंगे, कैसे गलत है ये। क्योंकि ये जो बनेगा, ये अभी देखना आप कैसे गलत है, इसको मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यदि आप इन संधि को सीख जाते हो तो आप शब्द शुद्धि के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ कहने की स्थिति में आ जाओगे। यदि आपको विसर्ग संधि नहीं आती है तो आप यूपीएससी की तरह और अन्य लोगों की तरह गलत हिंदी चलाने लग जाएंगे। भारत की बहुत सारी जो कार्यालय हैं, जो संस्थाएं हैं, वो कुछ लिखती हैं हिंदी में तो गलत सलत लिखती हैं। आपका योजना पत्रिका मेरे पास आती है हिंदी संस्करण, भरमार है गलतियों की। मैं तो योजना की जो भाषा है ना, उस भाषा को लेके एक अच्छा खासा प्रारूप तैयार करूंगा, योजना वालों को भेजूंगा। भारत सरकार की पत्रिका, भारत सरकार के प्रकाशन में भरमार है गलतियों की, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भाई गरीब की लोगाई सबकी भौजाई, हिंदी को सबको इन्होंने अपना मजाक का वो विषय बना रखा है। वही नियम है, नियम की पालना नहीं करते आप। तो देखो कैसे गलत होता है, इसको समझेंगे हम। ये सारे गलत हैं, कैसे हैं इसको हम इस नियम से समझेंगे, तब पता चलेगा कैसे गलत है, क्या है ये। पहले मैं इसको हटा देता हूं। मैं सबसे पहले आता हूं इस बात पे कि ये नियम है क्या। चलिए नियम है क्या, इसको लेते हैं पहले। ये देखो आप, र को विसर्ग होता है ये अक्षर हो तो, जैसे हमारे पास शब्द है प्रातर, ये देखिए हमारे पास शब्द है प्रातर धनकाल। इधर क है ना, इसलिए र को विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्रातः काल। इसमें क्या दिक्कत है बताइए, बहुत बढ़िया से हम इसको लिख सकते हैं प्रातः काल, बस हो गया। हमारे पास शब्द है अंतर प्रज्ञा। क्या होगा, प है ना, ये प है ना, र को क्या हो जाएगा, विसर्ग कर दो, तो बनेगा अंतः प्रज्ञा। क्या बनेगा, अंतः प्रज्ञा बन गया, अंतः प्रज्ञा। तो ऐसे मैं हजारों शब्द ले सकता हूं जिसमें ये शब्द बनेंगे। बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। आपको केवल ये जानना है कि र को विसर्ग हो जाता है यदि इस तरफ क ख प फ स स स और शून्य अक्षर हो तो। बस छोटी सी बात है, याद रखना आपको। अब दूसरा नियम लेते हैं, स को भी विसर्ग हो जाता है यदि क ख प फ स स स हो तो। स को भी हो जाता है, तो देखिए स को क्या होगा, स को विसर्ग हो जाता है, तो देखिए हमारे पास शब्द है मनस, धन कामना। स को विसर्ग कर दो, क्या बनेगा, मनः कामना। ये आपने शुद्ध शब्द बना दिया। यदि आप बोलोगे मनोकामना, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से संधि नहीं पढ़ी है और आप अप्रामाणिक बात कर रहे हो। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता, मनः कामना शब्द होता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कैसे स को विसर्ग होता है। तो देखिए भूयस एक शब्द है,
विसर्ग करना है, हमने लिख दिया पतन, भूयस पतन, यानी फिर से गिरना। तो क्या बनेगा? भूयः पतन, भूयः पतन। तो जब कभी आपके समक्ष क ख प फ स स और खाली रिक्त स्थल का कोई शब्द आ जाए, यानी शून्य का मतलब कोई भी अक्षर ना हो, तब भी आप स को विसर्ग कर देते हैं। ये विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, ठीक है ना। और इसके बाद जो हम शुरू कर रहे हैं, ये वास्तव में इसके बाद 3 से लेके 6 तक, 3 से लेके 6 तक, अभी तो 5 है, 6 और लूंगा मैं। ये जो 3 से लेके 6 तक के जो रूल है, ये वास्तव में स्वादि संधि के नियम है। ये इसमें स्वादि संधि लगते हैं, ये विसर्ग संधि नहीं है, ये विसर्ग संधि नहीं है। हालांकि संक्षेपण के लिए इस स्वादि संधि को हम विसर्ग में डाल देते हैं, वास्तव में विसर्ग संधि नहीं है ये। तो ये कैसे होता है इसे देखो, अभी स्वादि संधि का है, अभी हम सुविधा के लिए स्वादि संधि को डाल देते हैं विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि का ही मान लो इसको आप, लेकिन है ये स्वादि संधि। और इसकी जो है ना, इसको हमने स्वादि संधि को हमने माना नहीं है हिंदी में, इसलिए सारी गड़बड़ी हो रही है। तो चलिए हम आते हैं इसमें। यहां देखिए, अ स अ, जब कभी हिंदी में ऐसी स्थिति बन जाए किसी शब्द में, तत्सम शब्द में, अ हो, स हो, फिर अ हो, 3 जब आमने सामने होते हैं तो तीनों मिलके ओ बना देते हैं। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है मनस अनुसार। क्या है? मनस धन अनुसार। तो देखिए इसमें क्या है, मन में नौ में अ है, ये अ को बाहर निकाला हमने, स को बाहर निकाला और अनुसार को हमने यथावत लिख लिया। देखो अब देखना, अ स अ आमने सामने है कि नहीं ये बताओ आप, हाँ या ना, है ना। तो अ स अ को ओ कर दो, चलो कर देते हैं। तो क्या बना? मन ओ नुसार, मन ओ नुसार, ये बन गया मनोनुसार। जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा? मनोनुसार, मनोनुसार, ठीक है। अब कोई कहेगा कि साहब मन अनुसार क्यों नहीं लिखा आपने, तो मैं बोलूंगा कि भैया रे, मैंने गुरु जी की सेवा की है, हमने महावैयाकरण जो वाराणसी के हैं उनकी चरण दबाए हैं, गंगा जल भर के उनकी सेवा की है, उनके कपड़े धोए हैं, साधना की है, निष्ठा रखी है। तो हम मूर्ख नहीं है कि हम मनाधन अनुसार लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमारा नियम है, आप संधि विच्छेद तब करते हो जब मूल शब्द होता है। तो मूल शब्द मना नहीं है, ध्यान रखना। मैं चाहूंगा सामान्य बच्चे भी सुन ले, जो विद्वान बनते वो भी सुन ले। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मना जो शब्द है ना, ये मूल शब्द नहीं है। मना शब्द प्रातिपदिक शब्द नहीं है, मना तो प्रथमा का एक वचन है। और संधि का विधान होता है मूल शब्द के साथ, संधि का विधान होता है मूल शब्द के साथ। मूल शब्द मनस होता है। ये प्रारंभिक कक्षा के बच्चे जो संस्कृत वाले वो जानते हैं इस चीज को, व्याकरण के बच्चे जानते हैं। मनस मूल शब्द है, मनस अनुसार जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा मनस अनुसार। फिर हम अ और स और अ को तीनों को मिला के ओ करेंगे तो बन जाएगा मनोनुसार। विसर्ग नहीं आएगा, कोई विसर्ग लगा रहा है तो गलती कर रहा है वो। एक बात। दूसरी बात, ये जो मनोनुसार है ना, ये विसर्ग संधि में नहीं आया है सिद्धांत कौमुदी में, ये आया हुआ है स्वादि संधि में। सु आदि के साथ संधि हो रही है, यहाँ पे स के साथ संधि हो रही है, विसर्ग का कोई लेना देना। देखो कोई विसर्ग है क्या? देखो कहीं कोई विसर्ग नहीं, फिर भी ओ हो रहा है ना। इस तरह से हम इसको किस में मानेंगे? हम इसको विसर्ग संधि नहीं मान के स्वादि संधि मानेंगे और ये मनोनुसार बनेगा। लेकिन हाँ, अब प्रश्न उठता है कि यदि मैं ऐसे नई नई बातें करूंगा तो बेचारे बच्चे मारे जाएंगे, उनके परीक्षा में नंबर कम आएंगे। तो बच्चों को पूरे नंबर दिलाने के लिए मैंने एक व्यवस्था की है, वो ये है कि भाई अ विसर्ग अ आपस में मिलते हैं, तीनों को मिला के ओ कर दिया जाता है। जैसे देखिए हमारा जो बच्चों को बचाने के लिए हमारा प्रयोग है मनाधन अनुसार, मनाधन अनुसार। और इसमें क्या क्या है? मन में न में अ है, ये विसर्ग है, या अनुसार का अ है।
हमारा नियम क्या कह रहा है? हमारा नियम कह रहा है अ विसर्ग अ को, देखो हमारा नियम यहां भी काम आ रहा है, अ विसर्ग को ओ कर दो, तो क्या बनेगा? तभी बन जाएगा मन ओ नुसार। मन ओ नुसार मिला दिया तो क्या बन गया? मनोनुसार। मनोनुसार। तो विद्वानों के लिए ये आंख खोलने वाली बात है, और बच्चों को जान बचाने के लिए ये दोनों वाली बातें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनोनुसार यदि आ जाए, मनोनुसार यदि शब्द आ जाता है तो इसका विच्छेद होगा मनस धन अनुसार। शुद्ध विच्छेद तो ये होगा, और दूसरा विच्छेद मन धन अनुसार। यदि परीक्षा में मनस धन अनुसार नहीं है, मन धन अनुसार, तो बच्चों को मैं कहूंगा कि भाई मन धन अनुसार पे टिक लगा दो, हमें तो नंबर लाना है, हमें पचड़े में नहीं पढ़ना है। तो पचड़े में नहीं पढ़ना तो ध्यान रखो आप, मनस शब्द का मनो अनुसार शब्द के दो विच्छेद है, मनस धन अनुसार, मनस धन सही विच्छेद है कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि हम जब विच्छेद करते हैं उसमें हम मूल शब्द लिखते हैं। मूल शब्द मनस होता है, मन कोई मूल शब्द नहीं होता है। जिनको इतना भी बोध नहीं है वो हमारी बात को नहीं सुने, वो चुपचाप रट्टा मार लें और भाषा संस्थान आए, पढ़ें, पहले दक्षिणा जमा कराएं, पढ़ें, इसके बाद आगे बात करें। हमारे पास इतना फुर्सत नहीं कि हम बैठ के बकवास करते रहें। जो शास्त्र की बात है चुपचाप, मैं अपने घर परिवार की बात आपके समक्ष नहीं रख रहा हूं, जो शास्त्र की बात है, जो उत्तम कोटि की बात है, भगवान पाणिनि की जो बात है वो मैंने यहाँ रखी है। जो हजारों साल से जो परंपरा को भारतीय संस्कृति में मानी जाती है वो बात मैंने रखी है। मन धन अनुसार लिखने वाले गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। मनस शब्द मूल शब्द है ही नहीं, मूल शब्द मनस है, उसके साथ अनुसार होगा। लेकिन हमारे बच्चे बाधित न हो इसलिए बच्चों को बता दो, देखो भाई मनस अनुसार लिखा हुआ नहीं हो तो मन अनुसार का संधि विच्छेद मन धन अनुसार पे टिक लगा देना आप, और मन धन अनुसार आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। मन धन अनुसार भाई भाई क्या होगा? आपसे 3 बात पूछ सकती है आरपीएससी या अधिकृत शिक्षा बोर्ड या कोई भी है भारत की संस्था। 3 बात क्या पूछेगी? नंबर 1 कि भाई मनस धन अनुसार में क्या संधि है? तो आप बोलो वैसे तो विसर्ग संधि होती है लेकिन स्वादि संधि है, और स्वादि संधि नहीं हो तो विसर्ग संधि लगा दो, हो गया काम पहला। संधि का नाम बता दो आप, या तो स्वादि बताओ या फिर आप विसर्ग बताओ, या तो वो स्वादि देगा या विसर्ग देगा। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न में आपके जो विकल्प होंगे उसमें यदि स्वादि संधि है तो स्वादि पे टिक लगाओ, यदि स्वादि संधि नहीं है विसर्ग पे टिक लगाओ, आपका पहला काम हो गया। पहले में कोई बाधा नहीं आई, हम दोनों चीज बता रहे हैं आपको। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई मनस धन अनुसार का सम्मिलित रूप क्या होगा, संधि युक्त पद क्या होगा? तो और अच्छी बात है, मनस धन अनुसार का संधि युक्त पद होगा मनोनुसार। 2 प्रश्न हो गए। फिर आपसे पूछेगा भाई मन धन अनुसार का संधि युक्त पद क्या होगा? फिर बोलो आप साहब मनोनुसार होगा। 3 बात हो गई। और चौथी बात यह है कि मनोनुसार का विच्छेद क्या होगा? तो आप बोलो साहब मनस अनुसार भी होगा, मन अनुसार भी होगा। विकल्प में यदि मनस धन अनुसार है तो उस पर टिक लग जाएगा, यदि दोनों है तो इस पर टिक लगेगा, यदि खाली मन अनुसार है मनस अनुसार नहीं है तो मन धन अनुसार भी टिक लगेगा। आपकी कोई समस्या नहीं आएगी, आप उत्तम कोटि की बात भी समझ जाएंगे और आपका प्रश्न भी 100% सही जाएगा। और ध्यान रखना, आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं विद्यार्थियों से कह रहा हूं, आने वाले दिनों में सब बात याद रखो। देखो, आपको पता होना चाहिए घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध होता है। आप यदि भोले बन के बैठे रहे ना कि साहब हम तो घूस दे रहे, तुमने घूस ले लिया, साहब हमारा कंप्लेन दर्ज करो, तो बेटा तुम भी जेल जाओगे। ध्यान रखना, कई इतने भोले भाले लोग होते हैं जो घूस दे रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमने घूस दिया था, घूस तो उन्होंने लिया। तो घूस लेना भी अपराध है, घूस देना भी अपराध है। ये बात पता होनी चाहिए। जैसे वैसे ही आपको पता होनी चाहिए कि मनस धन अनुसार गलत है, मन धन अनुसार गलत है, मनस धन अनुसार सही है। और यदि स्थिति आ जाए तो मन धन अनुसार को भी सही मानना है। जैसी स्थिति आ जाए वैसे आपको काम करना है। तो ये बात मैंने आपके सामने रखी है। तो ये विसर्ग संधि के हमने 4 रूप आपके समक्ष रखे हैं।
अब मैं विसर्ग संधि का 5वां और 6वां रूप रखूंगा और फिर बाद में डिस्कस करूंगा। मैं पहले तो देखो बालकों को विदा कर देता हूं। मैं झगड़ा हम बाद में करेंगे, झगड़ा नहीं बोलूंगा मैं, शास्त्रार्थ और वाद विवाद बात की बात है। तो पहले बालकों को विदा कर देते हैं, बालिकाओं को विदा कर देते हैं। भाई पहले विसर्ग संधि सीख लो और पूरे नंबर के आप काम कर लो। इसके बाद जब हम उदाहरणों को लेंगे तब आपको बताएंगे कैसे विसर्ग संधि में गड़बड़ी फैला रखी है पूरे हिंदी के साम्राज्य में, पूरे हिंदी के विद्वानों ने। तो आइए हम लिखते हैं 5वां नंबर, है ना। हम 5वां नंबर नियम लेते हैं। ये जो हमारा 4 नंबर नियम था यहां तक हमने पूरा कर दिया। ये क्या कह रहा था, अ स अ को ओ करते हैं, आगे 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 कुछ नहीं, अ स अ को ओ हो जाता है, तो बना दिया हमने। अच्छा, अ विसर्ग अ, यानी विसर्ग के स्थान पे या स के स्थान पे विसर्ग रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो नियम है ना, इस नियम को मैं एक बार सुधार कर देता हूं। इसे मैं 4 नंबर नियम नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा 3 क बोलूंगा मैं इसको क्या कहूंगा मैं, 3 नंबर 3 का, यानी ये दोनों नियम मिलता जुलता है, इसलिए हम 3 का बोलेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं चौथा, 5वां, 6ठा, 3 नियम और हैं, उसको ले लेते हैं। देखिए ये देखो आप, 3 हो गया। चौथा नियम देखो आप क्या है। चौथा नियम ये कहता है कि साहब अ को स को, ध्यान देना, और स को ओ कर दो, और स को ओ कर दो। अभी तो किया था आपने, अभी आपने क्या किया था, अ स को आपने क्या किया था, देखना, अ स अ को ओ किया था। देखो तीनों मिलके यहाँ पे 3 नंबर में तीनों मिलके ओ हो रहे हैं, लेकिन 4 नंबर में ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, 4 नंबर में, 4 नंबर नियम में खाली अ स को ओ हो रहा है। ये कब होगा, इधर घोष वर्ण हो तो, घोष व्यंजन हो तो, घोष व्यंजन हो तो। भाई घोष व्यंजन क्यों कहा, भाई घोष शब्द बोल देते ना, तो घोष में तो स्वर भी आते हैं, स्वर आने के बाद अस को ओ नहीं होगा, ध्यान रखना। स्वर आने के बाद अस को ओ नहीं होगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए घोष व्यंजन। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, घोष व्यंजन में ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, य र ल व ह, ये सारे घोष व्यंजन है। ये यदि इस तरफ होंगे तब हमारा नियम क्या काम करेगा, अस को ओ कर देगा। अब देख ही लेते हैं कहां पर हो रहा है ये। जैसे देखिए, ये देखिए हमारे पास शब्द है यशस धन वर्धन, यशस धन वर्धन। ये देखिए व जो है ना, व घोष में आ रहा है ना, इसलिए अस को, अस कहां है, अस देख लेते कहां पर है। ये देखिए अस ये रहा, श में अ है और ये वाला श है, और आगे वर्धन हम यथावत लिख लेते हैं वर्धन को, ठीक है ना। अब हम नियम लगाइए, औस को कर दीजिए ओ, तो क्या बनेगा, ये बन गया यश ओ और वर्धन, यश ओ और वर्धन, इनको सबको मिला दो तो क्या बनेगा, यशोवर्धन, यशोवर्धन। ऐसे ही हम लेंगे नभस मंडल, नभस धन मंडल, क्या बनेगा नभस मंडल का, क्या बनेगा, नभो मंडल, ये बन गया नभो, नभो मंडल। तो ये मैंने एक उदाहरण लिए, ये दूसरा उदाहरण लिया, दोनों सिखा दिया, बता दिया आपको। आपको नियम को घोटा मार लेना है, याद रखना है कैसे मिलजुल खाते। देखो हमें तो सब उपस्थित है, झट से बता देता हूं। आप जिंदगी में पहली बार शायद ये चीज पढ़ रहे होंगे, वो भी इतनी वैज्ञानिक रीति से, इसलिए थोड़ा धीरे चलें, सावधानी बरतें और एकाग्र मन से पढ़ें, याद आ जाएगा आपको, याद हो जाएगा। फिर आप आगे सारे प्रश्नों को, जो भी प्रश्न हो, पूरे विश्व में कहीं भी हिंदी की परीक्षा हो रही हो, आप अग्रणी बन जाएंगे इन चीजों को सीख के। देखो ध्यान रखो, आप कभी भी किसी परीक्षा में 60, 70, 75 नंबर लाना बड़ी बात नहीं होती है। 60, 70, 75 नंबर वाले हर साल फेल होते हैं। जो 95 और 100 नंबर लाता है वो आराम से निश्चिंत चलता है।
तो आप मुझसे जुड़े हो तो हम ये चाहेंगे कि आप 100% नंबर लाइए हिंदी में, और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। 60-70 नंबर लाना, जितनी भी व्यवस्था है यहाँ पे हिंदी पढ़ाने वालों की, वो सब 50-60-70 नंबर की व्यवस्था करते हैं। एक भाषा संस्थान ऐसी संस्था है जहाँ पे 100% नंबर का दावा किया जाता है, लेकिन आपकी सहमति, आपका समर्पण, आपकी निष्ठा यहाँ अपेक्षित है। अगला नियम ले रहा हूं मैं, अ स, ये 4 संख्या का नियम है। अब मैं नियम को नाम दे रहा हूं 4 क। इसमें क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, 100 को विसर्ग कर दूंगा। ये देखो 4 क जो नियम है ना, इसमें हम क्या करेंगे, अ विसर्ग और इधर होगा घोष। इधर क्या अक्षर होगा? घोष। तो क्या होगा, इस अ स को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये एक नियम आपको ध्यान रखना है। बस उदाहरण लेते हैं हम। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है मनः, धन, भव। मन धन भव। तो यहाँ पे अब देखिए और विसर्ग कहाँ है? ये रहा और विसर्ग। देखिए नौ में अ है, उसको बाहर निकाल दो, विसर्ग को साफ साफ दिखा दो, और फिर भव यहां लिख लो, और इस नियम की पालना कर लो। आगे घोष वर्ण भ है, ये जो घोष वर्ण है कौन सा है? भ घोष वर्ण में आता। आप देख लो सूची, आ रहा है घोष वर्ण में, इसीलिए हम क्या करेंगे, और विसर्ग को ओ कर देंगे। तो देखिए और विसर्ग को ओ कर दिया, मन ओ भव, मिला दिया तो क्या बन गया? मनोभव। क्या बन गया? मनोभव। इसी को ले लेते हैं। देखिए यदि आप यशः रखते हैं, यशः धन वर्धन, या वो स्थिति आ गई क्या? यश में श में अ है और विसर्ग है, अ और विसर्ग मिलकर ओ हो गया। तो क्या बन गया? तो ये बन गया यशोवर्धन। ये रहा यशोवर्धन बन गया। इस तरह से 4 क, 4 नंबर और 4 क का ये स्पष्टीकरण है किस तरह से होता है। एक बार फिर से बता दूं मैं, मन नाम का कोई शब्द नहीं होता, यश नाम का कोई शब्द नहीं होता, ध्यान रखना। हिंदी में यश शब्द होता है, और संस्कृत तत्समय यशः, यशसि, यशांसी, यशस शब्द होता है। हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो वो यशस और वर्धन से विच्छेदित होगा। ये हम जब भी विच्छेद में लेंगे मूल शब्द को लेते हैं, मूल और प्रातिपदिक शब्द जो होता है उसको हम लेते हैं विच्छेद में, न कि बने बनाए शब्द को लेते हैं। यशः, यशसि, यशांसी तो बना बनाया शब्द है, ये तो प्रातिपदिक है ही नहीं, मूल शब्द का नियम हमारे पास है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ये वाला शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। ये क्यों बड़ा बता रहा हूं मैं? ये अशुद्ध इसलिए बता रहा हूं मैं अपने भाई को गलत इसलिए बता रहा हूं ताकि वो परीक्षा में 2 नंबर से वंचित ना रह जाए, क्योंकि इन्होंने प्रवाद फैला रखा, हिंदी के विद्वानों ने, लोगों ने सब गलत सलत पढ़ा पढ़ा के लोगों को फैला रखा है कचरा। तो मैं कचरा डला रहा हूं अपने बच्चे के ऊपर। कचरा है ये, कचरा, इसे याद कर लो, ध्यान रखो। कचरा पूछ दो, कचरा निपटा दो भाई। सटे सटन समाचरित, लड़ाई के मैदान में जीतना है बस। यदि कोई आपको गलत ढंग से वार करता है तो आप भी गलत ढंग से वार कर दो। तो वो चीज बता रहा हूं मैं, ये गलत है, लेकिन ध्यान रखना है। हो सकता है ये विकल्प न दे परीक्षक, नमस्धन मंडल हो सकता है नहीं दे, हो सकता है वो मनसधन नभसधन मंडल वो विच्छेद न दे, नभ दे दे, विसर्ग वाला नभ धन मंडल दे दे। तो इसलिए बता रहा हूं विसर्ग वाला भी आपको सही कर देना है यदि एग्जाम में फंस गए तो। दोनों जानने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत सरकार के स्तर से ये सारा संशोधन होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे पहले सीख जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये सब सुधार हो जाएगा, ये सब कट के हट जाएगा। अभी मैं क्यों गलत बता रहा हूं? ताकि आपका परीक्षा निकल जाए। गलत सीख लो, आपको पता है कि वहां पे वो घूस ले रहा है, कोई घूस दे के काम चला लो। हम तो ये कहते हैं, हम तो व्यवहारिक व्यक्ति हैं, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए हम ले रहे हैं 5वां नियम। 5वां नियम ये कहता है, बड़ा रोचक नियम है, और 5वां नियम ये कहता है, ये देखो आप, कि भाई स्वर इधर हो
और इधर र हो, हलंत वाला र हो, फिर इसके बाद इधर क्या हो, फिर र हो, तो दो काम होंगे, स्वर हो जाएगा दीर्घ, स्वर क्या हो जाएगा दीर्घ, र क्या हो जाएगा लुप्त, और र क्या रहेगा यथावत। ये हमारा नियम है, यथावत। एक बार फिर से देखो, इस नियम को ध्यान से देखो आप। जब कभी हिंदी भाषा तत्सम शब्द में, जब कभी हिंदी भाषा के तत्सम शब्द में र और आमने सामने हो, र कैसा, बीच वाला र हलंत हो, बिना स्वर का हो, और आगे वाला र पूरा हो चाहे अधूरा हो, कोई मतलब नहीं, बीच वाला र अधूरा होना चाहिए। और खास बात है कि र से पहले का जो अक्षर है वो स्वर होना चाहिए। तो यदि र से पहले अक्षर कोई स्वर है तो दो काम होगा, एक तो ये दीर्घ हो जाएगा और यह लुप्त हो जाएगा, र यथावत रहेगा। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है, हमारे पास एक उपसर्ग है निर्धन रव, ध्यान दो आप, निर्धन रव नाम का हमारे पास निर नाम का उपसर्ग है। अब देखिए निर नाम का उपसर्ग है तो हम क्या करेंगे, न, ई, र और रव, हमने पूरी स्थिति को अलग, प्लस हटा दिया, सबको तोड़ के रख लिया। अब देखिए ये स्थिति लागू हो रही क्या, देखना, ये स्वर कहां है देखना जरा, स्वर रहा ये ई, हलंत र कहां पर है, हलंत रहा ये र हलंत, और आगे र कौन सा है, आगे र रहा ये र, रव का र, तो सारी स्थिति लागू हो रही है। इसलिए हम दो काम करेंगे, क्या, ई को दीर्घ करेंगे, ये देखो न में जो ई है ना इसको कर दिया दीर्घ, र को कर दिया लुप्त, और रब को लिख दिया ऐसे। अब देखो सबको मिलाना जरा, क्या बनेगा, तब बनेगा नीरव, तब बनेगा नीरव, ठीक है ना, इस तरह से नीरव बनता है। और ध्यान रखिए जो लोग निधन रव कर रहे हैं, निधन रव करने वाले जो लोग हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। क्यों कि विसर्ग का पाठ पढ़िए पहले, आप उपसर्गों को देखिए पहले। उपसर्ग में प्र, परा, अप, सम, अनु, अवनिश, निर, दुस, दुर, वि, आ, यानी आप जब आप उपसर्गों का पाठ करते हैं तो दुनिया को आप लिखते हैं निर, दुस, दूर, ऐसा आप पाठ करवाते हो। तो ये मूल जो पाठ है ना निर है, निह विसर्ग वाला नहीं है। और हमारा संधि का नियम है, जब हम विच्छेद करते हैं तो मूल शब्द लिखते हैं। ये बताइए उपसर्ग निर है कि नि है, बताइए विसर्ग है या निर है। निश्चित रूप से 100% निर जो है वो उपसर्ग है, जो हमने लिखा है निर, ये उपसर्ग है, ये वाला ये उपसर्ग है, कहां गया, ये निर उपसर्ग है, न कि नि उपसर्ग है। इसलिए ऐसा जो विच्छेद लिखवा रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं। शुद्ध विच्छेद ये होगा, निर्धन रव होगा। मेरा तो लॉजिक है, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है जो लोग निधन रव लिखवा रहे हैं, क्योंकि हमारा नियम ये है, हमारे पास इसका सूत्र है ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, और एक सूत्र है रोरी। और जो लोग विसर्ग को मान के चल रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है, ठन ठन पान मदन गोपाल कुछ भी नहीं उनके पास, ना कोई तर्क है न कोई प्रमाण है। हमारे पास तो प्रमाण है, हमारे पास एक सूत्र है रोरी, रेफ से रेफे परे लोपा, भगवान भट्टोजी दीक्षित का, आचार्य भट्टोजी दीक्षित का लिखा हुआ वचन है, रेफ से रेफे परे लोपा, रेफ का रेफ पर रहने पर लोप होता है। और एक सूत्र है ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, ये सूत्र इसलिए बोलना पड़ रहा है, बच्चों को मैं ये सूत्र बोल के बोझिल नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ दुराग्रही हिंदी के तथाकथित विद्वान है वो इस चीज को समझ जाएं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो मैंने बताया था पहले आप बात सीख लो, बच्चों से मेरा आग्रह है पहले आप बात सीख लो, आप लफड़े में मत जाओ। हमारा जो विद्वानों का जो चल रहा है वाद विमर्श, उस पर नहीं जाना आपको। आपको ध्यान रखना है कि सूत्र ढलोपे पूर्व से दीर्घोण और रोरी से ये काम बन रहा है। विसर्ग का कोई तुर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है, बिल्कुल बेहुदगी चलती चली आ रही है। और बहुत आश्चर्य की बात है, आज 75 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए, अभी भी गलतियां चल रही हैं। तो देखिए
मैं जो तार्किक लॉजिकल बच्चे हैं उनको बता देना चाहता हूं। देखो भाई, जब संधि विच्छेद होता है ना, तो हम मूल शब्द लिखते हैं, मूल मूल लिखते हैं। मूल हमारा निर है, और इस निर को दुनिया मानती है, सबने। इवन जो गलत सिखा रहे हैं ना, वो भी निर उपसर्ग मानते हैं। जब भाई आप निर उपसर्ग मानते हो, तो विच्छेद निर्धन रव करो। विसर्ग क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि विसर्ग होने से कोई काम होगा ही नहीं। न र का लोप होगा, र का लोप के लिए र है ही नहीं, लोप क्या करोगे? और र लोप नहीं है तो नी में जो ई है उसको दीर्घ भी नहीं होगा, यानी विसर्ग होने पे काम हो ही नहीं सकता। निधन रव के साथ ये काम हो ही नहीं सकता जो काम यहां हुआ है। इसीलिए शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप है निर्धन रव। इसको इस नियम से हम करेंगे तो बनेगा नीरव। ये हमारा 5वां नियम है। लेकिन हाँ, चूंकि अभी नकारात्मक बात का विसर्ग, ऐसी चीजों का संभावना है कि चीज आ सकती है परीक्षा में, इसलिए मेरा ये कहना है कि आप 5 क के रूप में एक नियम और याद रखो, और वो नियम है 5 क का एक नियम और बता देता हूं। वो ये है कि भाई स्वर इधर हो और इधर विसर्ग हो, फिर इधर र हो, तो इसका हो जाएगा लोप। क्या होगा? लोप। इसका हो जाएगा दीर्घ, और इसका हो जाएगा यथावत। यथावत रहेगा। ये मैं गलत बता रहा हूं, है ना? अब कितनी मजबूरी है, ऐसी दुर्व्यवस्था है हिंदी की कि एक हिंदी टीचर को हिंदी गलत पढ़ाने पड़ रही। क्यों? कि झूठों का बोलबाला है, और कम जानने वालों का बोलबाला है, अतार्किक लोगों का बोलबाला है। अतार्किक लोग बैठे हैं पेपर बनाने वाले भी, तो अतार्किक बाय द वे पेपर बना दे, तब ये झूठ आपके काम आएगा। ये विपत काल में बच्चों, विपत काल में ये काम में लेना है। क्या? कि यदि आपके पास ये आ जाए, तो देखिए निह धन रव है। अब यहां पे देखिए लोप किसका करना है? विसर्ग का लोप करना है। स्वर क्या है? नौ में ई है, तो नौ में ई है, इसका दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ कर दो, नी, और रब जोड़ दो, नी रब। तो मैं यहां ये बताना चाह रहा था, 3 तरह के आपके प्रश्न आएंगे। देखो, जो बातें बता रहा हूं उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। 3 तरह के प्रश्न आएंगे। आपसे पूछा जाएगा, भाई बताओ नीरव का विच्छेद क्या है? नीरव का विच्छेद क्या है? तो एक विकल्प ये हो सकता है, नीरव का विच्छेद है निर धन रव, एक विच्छेद ये है। दूसरा है नीर धन रव। तीसरा है निह धन रव। चौथा है निह धन रव। तो एक उत्तर आपका, एक विकल्प ये है। इसमें 1 2 3 4। एक दूसरा लेते हैं हम। ये देखिए भाई, नीरव जो शब्द है इसका विच्छेद क्या है? तो देखिए निर्धन रव। दूसरा लेंगे हम निर्धन रव। तीसरा लेंगे हम निधन रव। चौथा लेंगे हम निधन रव। ये देखो, हमने 2 प्रश्न बनाए, 1 2 3 4। यहां देखो विकल्प, देखो बच्चे, विकल्प देखो। पहले आपसे पूछा जा रहा है नीरव का विच्छेद क्या है? नीरव का विच्छेद क्या है? विच्छेद क्या है, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो आप क्या करेंगे? एक विकल्प ये है, एक विकल्प ये है। 4 में से एक चुनना है, इन 4 में से एक चुनना है। इन चारों में से जैसा हमने पढ़ा है अभी, उसके अनुसार हमारा विकल्प होगा निर्धन रव। ये विकल्प होगा। ये सब गलत होंगे। और एक यदि ऐसा नहीं देखे, ऐसा पूछेगा, तो आप बताएंगे, इसमें किसको बताएंगे? यहां पे भी निर्धन रव, इसको सही बताएंगे। इसको बताएंगे।
और यदि ऐसा पूछता है वो कि साहब निर्धन रवो, निधन रवो, 3 प्रश्न रखे मैंने आपके सामने, फिर हम दे रहे हैं निधन रवो, और चौथा ले रहे हैं हम निधन रवो। तो क ग्रुप, ख और ये ग, 3 तरह का सेट हमने पूछा प्रश्न का। तो इस वाले में निर होगा, उस वाले में, इसमें चूंकि निर है ही नहीं, इसमें निर है ही नहीं, इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये निधन रव ठीक हो जाएगा, माना जा सकता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। हालांकि परीक्षक जो है ना विवादास्पद प्रश्न पूछता नहीं है, वो प्रश्न या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, समझे? ऐसा बहुत अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, निर भी पूछ दे, नि भी पूछ दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम 15 साल से तो पेपर देख रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए परेशान नहीं होना है। आपको सही बात ये सीखनी है। हाँ, यदि, क्योंकि ये भी जानना, देखिए मैंने बताया ना, हमें गलत चीज का भी बोध होना चाहिए, हमें गलत का बोध होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि आपको बाईं ओर से ड्राइविंग करनी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप गलत साइड में ड्राइव करेंगे ना तो आपको पेनल्टी लगेगी, ये भी पता होनी चाहिए। तो फिर आप ड्राइव, अब जहां आफत आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तब तो गलत साइड में चलना पड़ता है। जब एक्सीडेंटल कोई बात हो जाए, जब ऐसी स्थिति आ जाए, तब आपको गलत काम का सहारा लेना है। गलत काम कौन सा? ये वाला है, निधन रव भी शुद्ध मान। जैसे देखो यहाँ विपत्ति आ गई थी, परीक्षक को नहीं पता था कि क्या विच्छेद होगा, तब हमने निधन रव को सही बताया। ये विपत्त काल वाला है और ये दोनों संपत्त काल का है, सही समय का है। शुद्ध रूप तो 5 वाला ही है। 5 को क्यों सिखाया मैंने? 5 को इसलिए सिखाया ताकि आप विपत्ति में नहीं पड़ो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाए, इसलिए मैंने 5 को सिखाया है। इस तरह से आपको बनाना है। तो आज हमने 5 तक की बात की। एक नियम और रह गया है, उसको बता दे तो विसर्ग संधि का कंटा कट जाएगा, है ना? कंटा नहीं बोलना चाहिए, ये तो ज्ञान है। विसर्ग संधि आत्मसात हो जाएगी, ऐसा कहना चाहिए। कभी भी किसी शब्द ज्ञान के विषय में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अगला विवेक, अगला हम लेने जा रहे हैं, और वो है 6 और 6 क। बस ये समाप्त है। लास्ट देखिए, 6 का नियम है, यदि स्वर इधर हो, है ना, और इधर स हो और इधर ए हो, तो इस स का हो जाता है लोप। ये हमारा नियम है। जैसे देखिए, मनस शब्द है, धन एव है। देखिए मन में जो 9 में अ है ना, ये है आपका, ये स्वर है, आगे एव है। हमारा नियम क्या कह रहा है? इधर ए है क्या? ये रहा एव। इधर स्वर है क्या? ये रहा स्वर, ये रहा एव, ये रहा स्वर। तो क्या करना है? सकालोप करना है, सकालोप कर दो, तो क्या बनेगा? मन एव, मन एव, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है व्यक्ति के बंधन का, मोक्ष का कारण है। जो आदमी ज्ञानी होता है ना, जिसका मन निर्द्वंद होता है, वो यूं चलता है, और जो अज्ञानी होता है वो डर डर के चलता है। और जो ज्ञानी होता है, भगवान बुद्ध, प्रभु श्री राम और ऐसे महानुभाव जो ज्ञानी थे, अभी भी बहुत सारे ज्ञानी घूम रहे हैं, वो निर्द्वंद निश्चिंत होकर घूमते हैं। अभी निर्द्वंद निश्चिंत हो जाओ, ज्ञान प्राप्त कर लो, पद प्राप्त कर लो। निर्द्वंद और निश्चिंत बनाने के लिए हमारा ये उपक्रम है हिंदी पढ़ाने का। इस तरह से बन गया। अच्छा, चूंकि कई लोग इसको विसर्ग वाला लेके, गलत वाला लेके चलते हैं, तो गलत वाला आ जाए तो आपको ऐसे करना है। देखिए स्वतः इसका नियम ये है, 6 का नियम ये इस तरह से है। क्या है? इधर स्वर हो, इधर विसर्ग हो, इधर ए हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है ना? कैसे? जैसे इसी के ले लेते हैं, हमारे पास यदि ऐसा आ गया, मना धन एव,
तो ये क्या बनेगा, विसर्ग का लोप कर दो, क्योंकि विसर्ग के पहले अ है इसलिए हमने लोप कर दिया, तो क्या बन गया, मन एव, ये बन गया। तो आप इन सबको बना सकते हो क्या, देखिए, मन एव, स्वतः एव, स्वतस धन एव, ये लिया हमने, अतस धन एव, अतस धन एव, ये सब क्या बनेगा, या फिर हम ऐसा ले लेते हैं, स्वतः धन एव, स्वतः धन एव, या हम ले लेते हैं अतः धन एव। इन सब का क्या बनेगा, इन दोनों नियमों से, इसका बनेगा, इसका बनेगा अतएव, जैसा बनाया था मैंने, अभी नहीं बनाया, अतएव, इसका बनेगा स्वतएव, स्वतएव, इसका भी वही, इसका भी अतएव और इसका भी स्वतएव। इस तरह से चारों का दो रूप बन जाएगा, अतएव स्वतएव, क्योंकि नियम लग रहे हैं इसलिए। तो 6 क तक की आज हमारी बात हुई। ये विसर्ग संधि हैं, तो इन संधियों को ध्यान से देख लें, समझ लें, आप विजयी रहेंगे, आपका सारा जो समाधान है वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, यदि प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो हमसे चूक हो सकती है। और इससे संबंधित चूक तो अच्छे विद्वान करते हैं, बता दूं आपको, हिंदी के अच्छे लोगों ने, मैं समय मिला तो कभी सारा रखूंगा, बहुत गलतियां कर रखी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, और आपकी अभिवृद्धि की शुभकामना के साथ ही मैं अपने को विरमित कर रहा हूं। धन्यवाद।